वेलकम टू प्रोफेशनल क्लब। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इस पे सीए के रिविजनल वीडियो डालूंगा, तो आज से ये कड़ी शुरू है। जो ये वीडियो देख रहा है, पहली बात, वीडियो देख रहा है तो ध्यान से देखना, फोकस से देखना और कंप्लीट देखना, तभी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। और हाँ, वीडियो एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, जितनी बार, पर मैं गारंटी देता हूं कि एक बार में तुम्हें जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, एसए पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाऊंगा, ऑडिट पढ़ाऊंगा, लॉ पढ़ाऊं, धीरे धीरे सबके रिवीजन वीडियो डालूंगा मैं इसमें। तो जो मैं पढ़ाऊंगा, एक तो तुमने पहले से पढ़ा होना चाहिए, तब तुम्हें एक्यूरेटली समझ आएगा। और नहीं भी पढ़ा है तो मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें पहली बार में एक्यूरेटली आ जाएगा, पर एक या दो बार वीडियो देखोगे तो तुम्हें 100% आ जाएगा। क्योंकि एक बार में किसी भी चीज में परफेक्ट होना बहुत मुश्किल है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं, या जो फेलियर है, 2 3 4 अटेम्प्ट से लटके हुए आ रहे हैं, उनके लिए एक भाई, अगर तुम्हें पास होना है तो बाकी सब छोड़ दो। सीए इतना आसान नहीं है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, सीए निकल जाएगा, नहीं। फोकस रखो सिर्फ और सिर्फ इस पे, तभी जाके सीए क्लियर हो सकता है। कंसिस्टेंसी रखो, प्लान बनाओ। मैं ये नहीं कहता प्लान बनाओगे, 100% प्लान को पूरा करना बहुत मुश्किल है कि मैंने आज ये प्लानिंग करी है या 1 महीने की प्लानिंग करी है, वो 1 महीने में हो जाएगा, नहीं। ऊपर नीचे होता है, सबका होता है, हमारा भी होता था, और भी जो सीए बने उनसे पूछना, उनका भी होता है। पर ये नहीं कि टूट गया तो भाई रिदम छोड़ दिया, फिर अगली बार बनाओ। मान लो आपने 10 दिन का टारगेट रखा, मेरे को 10 दिन में खत्म करना है, 10 दिन में नहीं हुआ, 12 दिन, 13 दिन में हो गया। यूं नहीं है ना, नहीं यार प्लानिंग खराब हो गई, ये हो गई, या बीच में छोड़ दिया, 5 दिन, यार बोर हो गया, चल कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं, नहीं। सीए माइंड रिलैक्स वाला गेम नहीं है। सीए करने तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूं एसए 500 के लिए, ऑडिट एविडेंस का एसए 500, जो सीए इंटर सीए फाइनल दोनों के लिए ही है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की मैं सीरीज चालू करने वाला हूं, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, सीए इंटर के लिए भी और सीए फाइनल के लिए भी। तो चलो शुरू करते हैं। एसए 500 ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस आखिरकार होता क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है अपने ओपिनियन को बनाने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? ऑडिट एविडेंस। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। मेरे साथ रिवाइज करो। इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन यूज करी, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, जिस पर ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड था। तो क्या डेफिनेशन बनी? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। इसके बाद आता है ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? शुड बी, मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब सफिशिएंट मतलब क्या है? सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस रिप्रेजेंट क्वांटम, या बोल दो क्वांटिटी। क्वांटम को क्या बोल सकते हो? क्वांटिटी, नंबर्स। तो सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस रिप्रेजेंट करता है क्वांटम, नंबर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस पे। और अप्रोप्रिएट किससे रिप्रेजेंट करता है? रिलायबिलिटी और रेलिवेंस। कितना रिलायबल है वो, कितना रेलिवेंस है। अब जितना ज़्यादा रिस्क होगा ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितने ज़्यादा चांसेस होंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के, उतनी ज़्यादा नंबर्स हमें एविडेंस के लेने पड़ेंगे। तो ऑडिटर डिसाइड्स टू ऑब्टेन मोर क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और जो क्वांटम ऑफ एविडेंस यानी कि नंबर ऑफ एविडेंस है, वो और किस पे डिपेंड कर सकते हैं? क्वालिटी पर भी। मतलब जितने ज़्यादा क्वालिटी होगी उतनी हमारे कम एविडेंस चल जाएंगे, पर जितनी कम क्वालिटी के होंगे उतने हमें ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और जो अप्रोप्रिएट है वो किस पे डिपेंड करता है? सोर्सेज एंड नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, यानी कि सोर्स से हमें एविडेंस मिले कहाँ से हैं, किस तरह के हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो दो टॉपिक पढ़े। पहला, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड।
उसके बाद पढ़ा ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट किससे रेफर करता है, क्वांटम या क्वांटिटी से, और अप्रोप्रिएट किससे रेफर करता है, रिलायबल रेलिवेंस से। जो सफिशिएंट है किससे अफेक्ट करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल का चांसेस होंगे उतने ज़्यादा हमें क्वांटिटी लेने पड़ेंगे, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने कम एविडेंस, जितनी बेकार क्वालिटी होगी उतने ज़्यादा एविडेंस। और अप्रोप्रिएटनेस डिपेंड करेगा सोर्स एंड नेचर पर। इसके बाद जो ये ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस ऑडिटर की ड्यूटी प्रेस्क्राइब करता है, किस पर्पस पे, जब भी ऑडिटर, अब ऑडिटर का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट करना। रिपोर्ट किस के बेस पे करता है, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस यानी कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करेगा उससे क्या बनेंगे, ऑडिट एविडेंस। अब इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब जो इंफॉर्मेशन होगी ऑडिटर को दो तरह से मिली, या तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू या फिर डायरेक्ट एंटिटी के थ्रू। अब पहला है इंफॉर्मेशन जो प्रिपेयर की गई है यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इसके लिए ऑडिटर को क्या करना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के लिए हमने इंफॉर्मेशन यूज करी जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाई है, तो बताओ इसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमें 3 चीज देखनी होंगी। इवेल्युएट करना पड़ेगा कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। इसके लिए क्या जो ऑडिटर क्या इवेल्युएट, अगर हमें मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का वर्क यूज करना है एज अ ऑडिट एविडेंस, मतलब काम किसने करा, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने, हम उसे एज इट इज यूज कर रहे हैं किसमें, अपने ऑडिट एविडेंस में, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले जो एक्सपर्ट का हम काम देख रहे हैं उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करो। कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है, उसका लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, मतलब एक पियोन है, मतलब एक पियोन लेबर वर्क है या हाई क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने एक्सपर्ट हायर करा है, तो लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितना एबल है वो उस काम को करने के लिए जो हम ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी इसके से रिलेट कर सकते हो तो उसके बायसनेस से, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। ठीक है, जब भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो क्या चीज करनी है, इवेल्युएट करें सबसे पहले कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। इसी ऐसे में कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताइए कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। इसके लिए कुछ एग्जांपल दे दिए, ये एज इट इज लिखने हैं, अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गए तो तभी नंबर मिलेंगे, अपनी तरफ से बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला पर्सनल एक्सपीरियंस विद द प्रीवियस वर्क। कई बार क्या होता है, हम पिछले साल भी हमने ऑडिट करी, इस साल भी ऑडिट करी, और पिछले साल भी इस एक्सपर्ट के साथ काम करा, तो प्रीवियस वर्क कैसा था, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है हमारा, वो डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट। अगर हमें किसी के बारे में जानना तो उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, तो बातचीत करके पता लगता है उसका एक्सपर्टाइज लेवल क्या है, वो क्या है, इसलिए डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट। डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट्स। अब जैसे मान लो एक्स के बारे में जानना है और ए बी सी एक्स को जानते हैं, तो मैं ए बी सी के से भी पूछ सकता हूँ कि भाई एक्स कैसा बंदा है या वो कैसा है। तो डिस्कशन विद अदर्स जो फेमिलियर विद एक्सपर्ट्स वर्क। नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, यानी कि जो एक्सपर्ट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, कहीं का वो मेंबर, जैसे मान लो हम इंटरनल ऑडिटर की तरह यूज़ कर रहे हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, वो टॉपिक अलग आएगा। कोई ऐसा काम यूज़ कर रहे हैं जैसे मान लो एक्चुअलीज हायर करा है इन्होंने, या कोई वैल्यूअर हायर करा है मैनेजमेंट ने कि किसी प्रॉपर्टी या मशीन की वैल्यू निकालने के लिए, हम डायरेक्ट उसका वर्क यूज़ कर रहे हैं। अब जो एक्चुअलीज वो कहीं से सर्टिफाई है या कहीं की उसे प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप है, तो उससे पता लगेगा कितनी उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी है। कुछ उसने पब्लिश करे हो पेपर या बुक्स जो उस एक्सपर्ट ने लिखे हो, या फिर ऑडिटर का ही एक्सपर्ट हो। तो कौन कौन से, पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क, डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट, नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी इंडस्ट्री, और पब्लिश्ड पेपर या बुक्स बाय दैट एक्सपर्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इवेल्युएट कर लेते उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। अब चेक करेंगे ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे उस वर्क को तभी तो पता लगा पाएंगे उस इंफॉर्मेशन या उस को हम एज अ ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए क्या क्या है,
एरियाज ऑफ स्पेशलिटी विद इन फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, एरियाज ऑफ स्पेशलिटी विद इन फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, मतलब जो एक्सपर्ट है, जिस एरिया में उन्होंने काम किया है, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, उस फील्ड का वो एक्सपर्ट है कि नहीं, उसमें उस फील्ड में वो स्पेशलिटी है कि नहीं उसके पास। एप्लीकेबल प्रोफेशन और अदर स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह से हम पे आईसीआई की गाइडलाइंस, प्रोनाउंसमेंट्स वो सब एप्लीकेबल होती है, ऐसे ही जिस काम इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है जो एक्सपर्ट है उस पर कोई और गाइडलाइंस, जैसे सेबी की कोई गाइडलाइंस या कोई कंपनी एक्ट का कोई लॉ कोई एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, उसके अजम्पशंस एंड मेथड यूज बाय दैट एक्सपर्ट। कोई भी काम करता है तो किसी ना किसी एजम्पशन के बेस पे करता है, कोई ना कोई मेथड यूज़ करता है, तो उस एजम्पशन और मेथड को चेक करेंगे। नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा और इन्फॉर्मेशन द ऑडिटर एक्सपर्ट्स यूज, और जो इंटरनल एक्सटर्नल डेटा वो यूज़ कर रहा है या इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर रहा है, उसको उसका नेचर चेक करेंगे, किस तरह का नेचर है उसका। तो अंडरस्टैंड करने के लिए वर्क के लिए क्या क्या है, एरियाज ऑफ स्पेशलिटी ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, एप्लीकेबल प्रोफेशनल और अदर स्टैंडर्ड्स, assumption and method used by that expert, या नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा इन्फॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब पहला कर चेक कर लिया हमने, इवेल्यूएट कर लिया इसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फिर हमने ऑब्टेन कर ली अंडरस्टैंडिंग, क्या कर लिया हमने, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग कर ली, फिर हमने ऑब्टेन कर लिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। अब तीसरा कहता है इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, कि अब जो यूज़ करें हम अप्रोप्रिएट, हमने चेक कर लिया बंदा सही है, हमने चेक कर लिया जो वो काम कर रहा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो उस वो काम से प्रोड्यूस हुआ है, जो उससे रिजल्ट निकला है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस कितनी है हमारे लिए, उस रिपोर्ट में एडेड एविडेंस यूज़ करने के लिए उसकी अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसके लिए क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स फाइंडिंग और कंक्लूजन, जो एक्सपर्ट ने फाइंडिंग और कंक्लूजन निकाले हैं वो रेलिवेंस और रीजनेबल है कि नहीं है। कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस, कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस, यानी कि हमने जैसे मान लो हमने कोई एक्सपेंसेस है, कोई एक्सपेंस है जो कंपनी ने इनकर्ड करा है, वो कैलकुलेशन करिए किसने, हमारे एक्सपर्ट ने, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, और हमें भी किसी और एविडेंस के थ्रू उस पर मिल रहा है कि नहीं ये एक्सपेंस इतना है, तो उस बेस पे हम कंसिस्टेंसी, दोनों का जो एविडेंस का जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कभी हमारा जो हमने इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी कहीं और से, उसके थ्रू कुछ और रिजल्ट निकल रहा है, जो एक्सपर्ट ने निकाला है, इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं मेरे एक्सपर्ट की, उसके अकॉर्डिंग कोई और रिजल्ट निकल रहा है। तो तीसरा, वेदर दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट की गई है कि नहीं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस एंड मेथड, ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था जब हम वर्क को चेक कर रहे हैं तो उसने अजम्पशन और मेथड क्या यूज़ करें उसे चेक करो, और फिर नीचे उसकी रेलिवेंस और रीजनेबलनेस कितनी है जो उन्होंने अजम्पशन और मेथड यूज़ करें, और रेलिवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा। ठीक है, जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात आएगी तीन चीज़ें, पहला उसका इवेल्यूएट करेंगे कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग, ऑब्टेन क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, और तीसरा क्या चीज़ चेक करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या थे जो एग्जाम्पल दिए थे, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था, पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क, दूसरा डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, तीसरा डिस्कशन विद अदर्स हु आर फैमिलियर विद दैट एक्सपर्ट, चौथा नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, उसकी मेंबरशिप किसी प्रोफेशनल बॉडीज में या इंडस्ट्री में, और पब्लिश्ड पेपर या बुक्स बाय दैट एक्सपर्ट। अगला क्या था, ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, इसके लिए क्या क्या था, क्या क्या था, एरियाज ऑफ स्पेशलिटी, एरियाज ऑफ स्पेशलिटी विद इन फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, दूसरा कोई एप्लीकेबल प्रोफेशनल या रेगुलेटेड प्रोफेशन या अदर स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल हैं उस पर,
एजम्पशन और मेथड क्या यूज़ कर रहा है वो, और नेचर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेटा जो यूज़ कर रहा है, और लास्ट इवेलुएट करना अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स पर। ये तो बड़ा आसान है। सबसे पहले रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स फाइंडिंग और कंक्लूजन। एक था रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशंस एंड मेथड, एक था रेलिवेंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द सोर्स डेटा जो उसने यूज करा है जिस बेस पे, और कंसिस्टेंसी विद अदर। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने पढ़ी थी ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन, जो क्या बात करता है, इन्फॉर्मेशन। क्या होता है ऑडिट एविडेंस? इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। फिर हमने पढ़ा था ऑडिट, जो ऑडिट एविडेंस होता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्वांटम या नंबर्स, और एप्रोप्रिएट रिलेवेंस और रीजनेबलनेस। सफिशिएंट कैसे फैक्टर करते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा नंबर, जितना रिस्क कम होगा चांसेस रिस्क के उतने हम कम ले सकते हैं, और जितनी अच्छी क्वालिटी के एविडेंस होंगे उतने हम कम ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा बेकार क्वालिटी की उतने ज़्यादा एविडेंस हमें लेने पड़ेंगे। और अप्रोप्रिएट रेलिवेंस रीजनेबलनेस किससे अफेक्ट होती है? वो अफेक्ट होती है हमारे सोर्सेज, कहाँ से हम उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, और नेचर किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। फिर इसके बाद हमने कुछ ड्यूटीज़ पढ़ी थी ऑडिटर की। जब भी वो इन्फॉर्मेशन को एज ऑडिट एविडेंस, यानी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसने उसे एज अ ऑडिट एविडेंस यूज़ करना चाहता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। अब वो इन्फॉर्मेशन एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट के थ्रू आ सकती है या डायरेक्ट एंटिटी के थ्रू। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू आ रही है तो तीन चीज़ें चेक करनी है। पहला, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। दूसरा, ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग, ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। और तीसरा, इवेल्युएट करेंगे अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। बंदे को चेक करा, बंदे के काम को चेक करा, अब जो काम आया वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो बंदे को चेक करने के लिए इसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए क्या एग्जांपल थे? पर्सनल एक्सपीरियंस विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कशन विद अदर हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट्स वर्क, डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, ये तो डायरेक्ट उसी से हो गया, बंदे से डायरेक्ट बात करना, डिस्कशन। पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है पहले का वो, और अदर से डिस्कशन करना जो हो फेमिलियर विद एक्सपर्ट्स वर्क। नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन या उसकी मेंबरशिप या पेपर पब्लिश्ड, और ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क के लिए। एरियाज ऑफ स्पेशलिटी ऑफ द एक्सपर्ट, एप्लीकेबल प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स, अजम्पशन ऑफ मेथड क्या यूज कर रहा है वो, और नेचर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेटा जो यूज कर रहा है। और अप्रोप्रिएटनेस कैसे चेक करते हैं? रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन एंड मेथड, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग और कंक्लूजन, रेलिवेंस, कॉम्पिटेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा जो डेटा यूज कर रहा है, और कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस। और अब अगला आ गया, एक तो था मैनेजमेंट एक्सपर्ट का इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है एज ऑडिट एविडेंस। अब जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस किया बाय द एंटिटी वो कैसे? ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मतलब डायरेक्ट एंटिटी से हमने इन्फॉर्मेशन ली है तो उसके लिए क्या, एक तो उसकी एक्यूरेसी चेक करो, और कंप्लीटनेस कि वो एक्यूरेट है कि नहीं इन्फॉर्मेशन, और कंप्लीट पूरी आधी अधूरी जानकारी नहीं। और इवेल्युएट करो क्या वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है एंड डिटेल्ड फॉर द ऑडिटर्स पर्पस। मतलब सफिशिएंटली प्रिसाइज टू द पॉइंट, जो हमें चाहिए वही है कि नहीं, डिटेल जितनी हमें चाहिए उतनी है कि नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट एंटिटी से लेना तो क्या, सबसे पहले उसकी एक्यूरेसी कंप्लीटनेस चेक करो, और सफिशिएंटली प्रिसाइज है कि नहीं और डिटेल्ड है कि नहीं जो ऑडिटर को चाहिए उसके पर्पज को फुलफिल करने के लिए। बस 4 टॉपिक, 1 2 3 ही टॉपिक पढ़े वैसे तो, उसके अंदर 2 हो गए तो 4 हो गए। पहला ऑडिट एविडेंस की मीनिंग, दूसरा ऑडिट एविडेंस के साथ होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तीसरा कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं जब ये इन्फॉर्मेशन को हम एज ऑडिट एविडेंस यूज़ करते हैं, या तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने दी होगी या डायरेक्ट एंटिटी के थ्रू। अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू दी गई है तो 3 चीज़ें चेक करनी है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल थे, उसके वर्क की उसके वर्क को ऑब्टेन करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क, उसके लिए कुछ 4 एग्जाम्पल थे, और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, उसके लिए 3-4 एग्जाम्पल थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई डायरेक्ट पर एंटिटी। अब अगला ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। इसमें ना एक तो ये ऑडिट प्रोसीजर बताए गए
एक नीचे बताया 7 इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, इसे भी ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू ले सकते हो। अगर तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑडिट प्रोसीजर बताओ या कैसे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों ही लिखे हमें, झंझट ही खत्म, बड़ा आसान है। पहला, ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर क्या है? जब भी हम ऑडिट एविडेंस, कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं जब हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहला RAP 315 में देखेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और फिर उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो ऐसे 330 के लिए आता है, जिसमें क्या क्या आता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये क्या होता है हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें चिंता मत करो, ठीक है। अभी कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये सब ऐसे हैं, 315, 330, 520, ये सब आगे आएंगे। अब जो नेचर टाइमिंग है ऑडिट प्रोसीजर्स की, जो ऑडिट प्रोसीजर ये है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इनकी नेचर और टाइमिंग कैसे अफेक्ट की जा सकती है? पहला कैसे अफेक्ट हो सकती है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली। मान लो हमें ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करनी है उसकी, सोर्स चेक करना है, तो जो एविडेंस है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसमें बड़ी दिक्कत हो, उनका पैक ट्रेल करना बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉनिक में। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एट सर्टेन पॉइंट्स ए पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ एविडेंस है, जैसे मान लो कोई इन्वेंट्री है, कुछ है, वो उसी टाइम पे चेक हो सकती है, उसके आगे पीछे चेक ही नहीं हो सकती, तो बड़ी दिक्कत आती है उस एविडेंस इन्फॉर्मेशन को एज एविडेंस यूज़ करना। तो ये चीज़ें नेचर और टाइमिंग दोनों को अफेक्ट करती है। क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल और किसी अवेलेबल है नहीं, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है, ठीक है। पहला ऑडिट प्रोसीजर हाइड करता हूँ। पहला ऑडिट प्रोसीजर कौन सा था? 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या था? क्या था जल्दी बताओ। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या था? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पहला था टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। फिर फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या था? टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसके बाद नेचर एंड टाइमिंग को क्या अफेक्ट करती है? एक तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही वो एविडेंस अवेलेबल है, और दूसरा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, और बहुत सारे बाद में आएंगे, चिंता मत करो। अब द ऑडिट प्रोसीजर डिस्क्राइब बिलो, जो हम नीचे दिए जा रहे हैं वो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है, और वो एज ए यूज़ किया जा सकता है एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो ऊपर हमने ऑडिट प्रोसीजर लिखे थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो नीचे दे रहे हैं कोई भी यूज़ कर सकते हैं उनमें से। अब कौन कौन से हैं? पहला इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंक्वायरी। 7 है। पहला इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन तो जैसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ सामने हो रही है और उसे हम देख रहे हैं, तो इंस्पेक्शन वॉज एग्जामिनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, चाहे तो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बड़ा आसान है। मैं तो कुछ नहीं, IPCC का लेवल था ये, तो IPCC में आता था क्वेश्चन। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन, कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर्स। सॉरी, जो हमने इंस्पेक्शन करना है उसमें सिर्फ इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि हम चेक कर रहे हैं उन रिकॉर्ड्स को, चाहे वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, होती है इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन होती है हम डायरेक्ट देख रहे हैं, लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर्स, जैसे कि इन्वेंट्री काउंट हो रही है, वो कैसे काउंट हो रही है हम देख रहे हैं, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे, कि वो एंटिटी कैसे परफॉर्म कर रही है, उस चीज़ को चेक करने के लिए ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये भी पढ़ेंगे हम, 500 की चीज़ आगे आएगी भी, उसमें देखेंगे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होता है? किसी बाहर बंदे से हम भेजते हैं कि भैया बताओ कि फलाना ढेकना उसका बैलेंस तुम्हारे बुक्स में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। पॉजिटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन सब बाद में देखेंगे। रिकैलकुलेशन, इट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। रिकैलकुलेशन में भी परफॉर्म मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। कोई टोटल मारा है कंप्यूटर ने, कोई इनवॉइसेस का टोटल है, सेल्स का टोटल है, वो हम खुद टोटल मारें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है चाहे मैनुअली, हो गई रिकैलकुलेशन, दोबारा कैलकुलेशन करना, मैथमेटिकल। रीपरफॉर्मेंस, इट इन्वॉल्व्स ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल।
कोई इंटरनल कंट्रोल उसने लगा रखे हैं, किसने? मैनेजमेंट ने। अब वही इंटरनल कंट्रोल हम यूज करते हैं सेम, कि क्या उसका रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता, तो उसे बोलते हैं री परफॉर्मेंस। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इट कंसिस्ट ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेड बाय अ स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये 520 में अगर डिटेल में देखेंगे कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों का रिलेशनशिप कैसे देखा सकता है। जैसे लेबर, अभी लॉकडाउन हुआ उसमें लेबर चली गई, लेबर कम हो गई, सेल कम हो गई, लेकिन फिर भी उनके लेबर के चार्जेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सैलरीज इंक्रीज हो गई, वो सब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों चेक करना। इंक्वायरी तो पता है सामने वाले जो नॉलेजेबल पर्सन है उससे इंक्वायरी, उससे ऑब्टेन करनी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन। इट कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी या आउटसाइड द एंटिटी। बड़ा आसान था। क्या था? पहला इंस्पेक्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन, चौथा रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी। अभी हम फटाफट पुराना रिवाइज कर लेते हैं, कभी वो भूल जाएंगे हमने पीछे क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑडिट एविडेंस का मीनिंग ऊपर करते हैं, फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑडिट एविडेंस का मीनिंग पढ़ा था, इंफॉर्मेशन जो यूज़ करता ऑडिटर, फिर पढ़ा था सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिटेंस किसे कहते हैं, क्वालिटी को, रिस्क अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हमें चाहिएंगे नंबर क्वांटम। फिर उसके बाद ऑडिटर्स की ड्यूटी पड़ी थी कि जब भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है ऑडिट एविडेंस, क्या तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के थ्रू या डायरेक्ट एंटिटी के द्वारा, तो क्या चेक करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसमें दो पढ़े, RAP और फर्दर में फिर कुछ पढ़ा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर फर्दर पढ़ा टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर क्या अफेक्ट करते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंस और किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल सकते हैं वो एविडेंस। फिर हमने कुछ ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे जो यूज़ करता है RAP एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, recalculation, re-performance, external confirmation, analytical procedures, inquiry. Factors from which reliability of audit evidence is increased. Factors from which reliability of audit evidence is increased. मतलब ऐसे फैक्टर बताओ जिससे ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ती है घटती है। ये 5 या 6 एग्जांपल दिए हैं ICAI ने भी, और ये याद करना बड़े आसान है। देख, जब भी ऑडिट एविडेंस इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलेगा, जो आउटसाइड होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ना कि अंदर से मिला हुआ। अंदर तो हो सकता है चीटिंग, अगर बाहर से चीटिंग तो मोर रिलायबल होना जाता है। ऑडिट एविडेंस जनरेटेड इंटरनली इज इंक्रीज्ड, मतलब जो इंटरनल कंट्रोल उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें मान सकते हैं कि भैया जो यहाँ से एविडेंस हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो रिलायबल होंगे। या ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, उसी ने खुद ही कलेक्ट करा है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ना कि किसी और के थ्रू। ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म ज़्यादा रिलायबल होगा, ना कि पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से। इफ द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपीज। सबसे इजी टॉपिक है। पहला, रिलायबिलिटी कब ज़्यादा होगी? जब इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलेगा। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो रिलायबल होंगे ज़्यादा होंगे ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली बाय द ऑडिटर है तो मोर रिलायबल होंगे। ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होंगे रादर देन इलेक्ट्रॉनिक या पेपर, तो ज़्यादा रिलायबल होंगे। ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे पेपर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, अब तो सही होता है ना, ओरली से ज़्यादा। सॉरी। और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मोर रिलायबल होंगे देन फोटोकॉपीज। सत्यम का हुआ था ना घोटाला फोटोकॉपीज की वजह से, इसलिए। अब नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बड़ा सा टॉपिक है। द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर टू विच द मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेट्स। अभी पीछे हमने पढ़े थे कि जो ऑडिट
एविडेंस है वो किससे अफेक्ट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में है, अंदर सोर्स ऑफ डेटा क्या है उससे भी अफेक्ट हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलेंगे तब भी नेचर टाइमिंग अफेक्ट होती है। अब यहाँ नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट जब ऑर्डर प्रोसीजर लगाते हैं वो कैसे अफेक्ट होंगे जब इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी मैनेजमेंट। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है भाई जो इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहा है, रिस्क कितना है उस मैटर में, अवेलेबिलिटी क्या है अल्टरनेट सोर्स जिससे वो एविडेंस बनाए, जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है वो एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी या कोई थर्ड पार्टी एंगेज की है उन्होंने इस वर्क को लिए, एक्सटेंट ऑफ विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, वही बायसनेस ना हो, कंट्रोल ना हो, मैनेजमेंट ही कंट्रोल करती है भाई तो ऐसा कर तो गलत हो सकती है इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा है मतलब एक्चुअली इसका काम कर रहा है वैल्यू का, और जो सीए है जो ऑडिटर है उसे भी नॉलेज है कि हाउ टू वैल्यू, तो वो उससे काम को देख सकता है समझ सकता है। द ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, वही जो पहले हमने पढ़े थे डिस्कशन में थे वही मिक्स कर से लिखते हो, मार्क्स मिलेंगे फुल। ठीक है भाई, आपका इससे 500 खत्म। देखिए वीडियो, समझ आई वीडियो, नहीं आई तो दोबारा रिवाइज करके देख लो, दोबारा रिपीट करके देख लो, पर आज ये ऐसे 500 तुम्हारे यहाँ होना चाहिए। इसके जो मेन टॉपिक हैं कौन कौन से थे, ऑडिट एविडेंस का मीनिंग, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसके बाद ड्यूटीज, 2 ड्यूटीज बताई थी, या तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट की यूज करके ऑडिट एविडेंस बना रहे हैं या फिर डायरेक्ट एंटिटी द्वारा वो, उसके बाद उसके नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें आरएपी पढ़ा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ा, टेस्ट ऑफ डिटेल पढ़ा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ा, और अलग साथ पढ़े थे इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, इंक्वायरी, ये सब पढ़ी। उसके बाद हमने कुछ पढ़े थे रिलायबल, ये कब होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मोर रिलायबल होगा, डायरेक्टली अगर ऑब्टेन करेगा सीए तो मोर रिलायबल होगा, इंटरनल कंट्रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मोर रिलायबल होगा, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म पेपर इलेक्ट्रॉनिक तो मोर रिलायबल होगा देन ओरली। ये सब जो हमने कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी के डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कशन विद अदर्स हु आर फैमिलियर विद दैट एक्सपर्ट, वो सब 3 पॉइंट पढ़े थे ना मैनेजमेंट एक्सपर्ट के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा उन पे, वो याद करना। ये ऐसे कुछ नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ये पॉइंट तो मुझे याद आ रहे हैं, याद आने याद रहेंगे पर रिवीजन के थ्रू, यानी कि आज पढ़ा अब दोबारा भूल जाए। कल जब दोबारा मैं नया वीडियो डालूंगा एससे 501 का फिर 505 का, तो पिछला रिवाइज कराऊंगा क्विकली ताकि वो माइंड में रिकैप होता रहे, और जितना रिकैप होगा माइंड में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में जब आएगा ना क्वेश्चन, तुम्हें क्लिक होगा एकदम कि ये ऐसे ये पॉइंट है। तो चलो चलते हैं, थैंक यू। लाइक करना भाई, शेयर करना भाई अपने दोस्तों के साथ, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर देना। चलो जय हिंद।